हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान सेकंड बुक का आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। और हम करने वाले जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे पीवाई क्यूज है और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आपके एग्जाम के अंदर। जो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का जो जो क्वेश्चन आएगा ना इस चैप्टर से, वो आपको इसी पीडीएफ के अंदर से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और दिमाग में ना बिल्कुल भी संकोच मत रखना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पछताते हैं बाद में। मैं समझाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो, हमारा एक दूसरा चैनल है भरत खोरवाल करके, यहाँ के लाइव सेक्शन पे आना। 2-3 दिन पहले ना क्लास 10th वाले बच्चों का एग्जाम हुआ था। हर एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था पीडीएफ के अंदर से। और एक चैप्टर तो ऐसा था, देखो मैं बता रहा हूँ आप अपनी, ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, बट जो है रियलिटी बता रहा हूँ। 2-3 दिन पहले ना मैंने जब ये एग्जाम हुआ होने से एक दिन पहले बच्चे कह रहे थे सर ये चैप्टर लेंदी है, लोकतंत्र के परिणाम की बात कर रहे थे, कंफ्यूजिंग है सर, क्या करके जाए। मैंने कहा ये 4 टॉपिक है, 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन करके जाओ। और है ना, जितने भी सेट थे ना सब में वो उसका एक एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। ओके। और अभी 2-3 दिन पहले से, मतलब उससे भी पहले एक एग्जाम हुआ था हमारी क्लास 11th के हिस्ट्री और पोल साइंस का। ठीक है, इसमें भी हर एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था। एक तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरफ हमारा जो क्वेश्चन पेपर था। ठीक है। और आपके साथ भी ऐसे ही करूंगा। मेरे कहने का मतलब, जिस दिन एग्जाम खत्म होएगा ना, अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना। ठीक है, टेलीग्राम पे, हम आपको पता ही है टेलीग्राम का जो लिंक है, या टेलीग्राम का लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट दे रखा होगा आपको स्क्रीन पे। हर एक क्वेश्चन मैच करवा दूंगा, दोबारा से बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना। ओके। और याद है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता दूं, याद होगा मैंने अभी आपको बोला 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। तो जो 1 नंबर के एमसीक्यू होंगे ना, उसके लिए मैं आपके लिए एमसीक्यू की अलग से वीडियो डालूंगा चैप्टर वाइज। तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। 2 ध्रुवीयता के अंत के एमसीक्यू डाल चुका हूँ, बाकी के भी एमसीक्यू डालूंगा। और सबका ना लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो वगैरह का और इस पीडीएफ का। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ। जितने भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ, या तो मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे मिल जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा मेन पॉइंट स्टडी वाला जो चैनल है, इस पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो, अम, थोड़ा ये रहा जी, प्राकृतिक वो आना, जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, ये वाला। ठीक है। और ये 2 ध्रुवीयता का अंत है, और बाकी चैप्टर के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनकी पीडीएफ है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो भी, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो जी, शुरुआत कर देते हैं। एक बात और बता दूं, बच्चे है ना कहते हैं कि सर जो आपने करवा रखा है, मतलब जो इसमें लिख रखा है आंसर, वही लिखना है। द आंसर इज यस। आपको क्या लग रहा है यार, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ? मतलब मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही दे सकता था। आंसर क्यों लिखवा रहा हूँ? आंसर इसलिए भी लिखवा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। आधा क्वेश्चन भी हम जो है वो आधा मार्क्स भी नहीं कटने देना चाहता मैं आपका। इसी वजह से जो आंसर दे रखा है वही लर्न करना है। और इसी की वजह से मैंने आपको पीडीएफ दी है, पीडीएफ के अंदर से पूरा का पूरा लर्न करना है। ठीक है, इसलिए पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो जी, अब शुरू कर देते हैं कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। भारत की राजनीति में 1989 के बाद क्या क्या बदलाव आए? ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है 1990 की शुरुआती दशक के अंदर भारत की राजनीति में क्या क्या बदलाव आए। एक और बात छोटी सी है, वो बता दूं क्या ना, वीडियो देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब कहीं यहाँ पर लिखा है 1989, एग्जाम में 1990 आए, बच्चे डर गए कि सर यार ये तो क्वेश्चन ही नहीं करवाया सर आपने। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज चेंज हो रही है, अलग तरीके से पूछा जा रहा है, वो भी मैं समझा दूँ तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है कि भारत भारत की राजनीति में 1989 के दशक के अंदर, उसके बाद में क्या क्या बदलाव आए? तो बहुत सारे बदलाव आए। ठीक है, पहला बदलाव तो यह आया कि कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ। एक टाइम पे जो कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था ना पॉलिटिक्स के अंदर, वो खत्म हो गया। 1984 के अंदर कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी, बट 1989 के बाद है ना वो सिर्फ 197 सीटें रह गई। तो इसीलिए जो हमारे राजनीतिक विज्ञानी विज्ञानी है वो ये कहते हैं कि 1989 के जो साल थे, उसके बाद जो है वो कांग्रेस प्रणाली का एक तरह से समापन हो गया, उसका अंत हो गया। दूसरी बात यह है कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, एक मंडल मुद्दे का भी उदय हुआ। अब ये मंडल मुद्दा है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। ऑल दो इससे रिलेटेड अलग से नीचे क्वेश्चन है, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है बड़ा सा, बट मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ मंडल मुद्दा है क्या। बेसिकली है ना, जो हमारे एक है ना, एक आयोग बनाया गया था। ठीक है, पिछड़ा आयोग, दूसरा पिछड़ा आयोग बनाया गया था, बताऊंगा मैं उसके बारे में आगे। उसका काम ये देखना था कि इंडिया के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी कंडीशन खराब है, और उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो बेसिकली उसने ये बताया कि इंडिया के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेज है ना, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, और उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है कि उनको आरक्षण दो।
कितना आरक्षण दो जी? 27% आरक्षण दो। ये मंडल कमीशन ने बोला था कि 27% आरक्षण दो जॉब में, सरकारी जॉब में, और जो सरकारी इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं ना उसके अंदर वो दो, आरक्षण वगैरह दो। अब इसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, क्योंकि कुछ लोग आरक्षण के सपोर्ट में थे, कुछ लोग आरक्षण के सपोर्ट में नहीं थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया था और उसी के बाद आरक्षण वगैरह देना शुरू हुआ था 1989 के बाद ही। ये जो मंडल आयोग का मुद्दा उठा था, उसके बाद ये देना शुरू हुआ था आरक्षण वगैरह। और एक और बात बता दूं, आपसे पूछा भी जा सकता है कि आरक्षण देने वाला, सब ओबीसी को आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो बिहार था। जो हमारे कर्पूरी ठाकुर थे ना, कर्पूर, आज तो आपको पता है कि उनको अभी कुछ टाइम पहले ही क्या कहते हैं उसको, भारत रत्न देने की बात करी गई। बिहार के सीएम थे वो उस समय, जिस समय ये दी गई थी, आरक्षण वगैरह दिया गया था। तो ये मैप में भी क्वेश्चन आ सकता है। मैप के क्वेश्चन भी आपको बताइए, भरत खोरवाल वाले चैनल पे लाइव करवाऊंगा मैं। ओके, चलो। नेक्स्ट है कि एक बदलाव ये भी आया था 1989 के बाद, वो ये है कि नई आर्थिक नीति आई थी। नई आर्थिक नीति का मतलब है, आपको पता है 1991 के अंदर भारत की सरकार एक नई आर्थिक नीति लेकर आई थी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलपीजी, हिंदी में कहते हैं एल से लिबरलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, जी से ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब है वैश्वीकरण। इसमें हुआ क्या था बेसिकली, जो हमारा देश था ना उसको लिबरलाइज किया गया था। लिबरलाइज का मतलब है उदारीकरण। पहले क्या होता था, जो भी विदेशी कंपनियां होती थी ना उसके अंदर उसको भारत में व्यापार करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। अब उसको परमिशन दी गई। ठीक है। बहुत सारी जो इंडस्ट्री हुआ करती थी ना भारत के अंदर, उद्योग हुआ करते थे, वो पहले गवर्नमेंट के हाथों में थे, उसको प्राइवेट कर दिया। जैसे कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की सिर्फ पहले एक ही कंपनी होती है, एलआईसी। बट है ना 1991 के बाद है ना बाकी लोगों को भी बोल दिया कि आप भी अगर अपनी कंपनी बनाना चाहो इंश्योरेंस की तो आप बना सकते हो। सिम की, पहले सिम सिर्फ एमटीएनएल और बीएसएनएल होता था, फिर ये भी हटा दिया। अब कोई भी सिम की कंपनी वगैरह आ सकती थी, ये कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद है ना भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया। तो ये भी एक आर्थिक नीति भी जो है ना वो 1991 में आई थी, यानी 1989 के बाद ही आई थी। ऑल दो बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया था। मैं आपको बता देता हूँ अपोज क्यों किया था। क्योंकि बहुत सारी विदेशी कंपनी अगर भारत में आएगी तो भारत की जो जो कंपनियां हैं उनको दिक्कतें होगी, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी करी थी। ठीक है। नेक्स्ट एक और जो मुद्दा है वो इस समय बहुत ज़्यादा उजागर हुआ था, वो है कि अयोध्या में स्थित जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी का ढांचा था, और वो उसको भी ढहाया गया था। और उसका उसको ये भी मुद्दा जो है वो 1989 के बाद ही आया था। ठीक है, जिसने भारत की राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। आप कह सकते हो प्रभाव कैसे डाला, मैं ये भी अभी नीचे क्वेश्चन आएगा इसके बारे में और बताऊंगा। बदलाव ये आया कि एक तरह से आप कह सकते हो कि सांप्रदायिक राजनीति का उदय हुआ, या आप कह सकते हो कि अ, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया। एक टाइम पे बीजेपी के पास 2 सीटें थी और उसके बाद है ना बीजेपी की सीटें बहुत बढ़ गई। तो ये वो है बाबरी का जो भी ढांचा वगैरह था उसके बारे में बता रखा है। तो उसका भी विध्वंस हुआ था। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। पूरी रथ यात्रा निकाली गई थी। ठीक है, मैं समझा देता हूँ ये क्या है। भारत की राजनीति में जो चौथा बदलाव आया था ना वो ये आया था कि अयोध्या में स्थित जो विवादित ढांचा था, जो जिसको हम बाबरी के नाम से जानते हैं, उसका विध्वंस हुआ था, उसको गिराया गया था। ठीक है। और उसी को लेकर जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा, उसके बाद क्या हुआ था, एक आप कह सकते हो कि भाजपा का उदय हुआ था और हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका उदय हुआ था। ठीक है। लास्ट है कि आपको पता है 1989 के बाद एक सबसे बड़ा बदलाव ये आया था कि राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। राजीव गांधी कौन है? राजीव गांधी ने, आपको पता है, ये लिट्टे क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इल्म। श्रीलंका के अंदर जो हमारे तमिलियन थे ना उनके साथ बुरा होता था। फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे फौजी भेजे वहाँ पर, बट वो लोग तमिलों को ही मार रहे थे। तो इसके चक्कर में जब वो तमिलनाडु, जो हमारे राजीव गांधी तमिलनाडु गए ना, तो उनको हार पहना के ब्लास्ट कर दिया गया था। तो उनकी भी हत्या करी गई थी। और जिन्होंने करी थी अभी वो जेल से अभी 2-3 दिन, अ, शायद 1 साल होने वाला है उस बात को। वो निकली थी लेडी अपनी बेटी की शादी में। समझ रहे हो? चलो। नेक्स्ट है कि गठबंधन सरकार का भी उदय हुआ था। तो बेसिकली आपको पता ही, हमने ऊपर देख लिया था कि कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया था, कांग्रेस प्रणाली खत्म हो गई थी। तो 1989 के बाद क्या हुआ, गठबंधन सरकार का उदय हुआ, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक, आप कह सकते हो कि पावर नहीं थी, मतलब एक बहुमत सरकार नहीं थी। तो इसलिए सरकार चलाने के लिए गठबंधन की सरकार बनाई गई। अब गठबंधन की सरकार का मतलब भी मैं समझाता हूँ। बट पहले ये भी देखो गठबंधन की सरकार के उद्देश्य से क्या हुआ। जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, क्षेत्रीय, देखो ऐसे लिखते हैं, हिंदी में टाइप नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। जो क्षेत्रीय दल हैं, इसको भी दल कर लेना। क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में भूमिका बढ़ी। जो क्षेत्रीय दल होते थे, छोटे छोटे दल होते थे, अब उनकी भूमिका बढ़ गई, क्योंकि अब कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं है और अगर उनको सरकार बनानी है तो बाकी छोटी छोटी पार्टी को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया। हम नीचे आते हैं कि गठबंधन सरकार क्या है। भारत के गठबंधन राजनीति
के उदय के कारण बताइए। मतलब भारत में जो है वो गठबंधन सरकार का उदय क्यों हुआ ये बताइए, और गठबंधन सरकार के गुण बताइए और गठबंधन सरकार के दोष बताइए। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ सकता है कि 1989 के में हुए लोकसभा के चुनाव में भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, यानी 1989 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें मतलब उस पर भारतीय जो राजनीति है उस पर क्या प्रभाव वगैरह पड़े। ठीक है, चलो। सबसे पहले तो गठबंधन सरकार क्या होती है ये देख लो। एक या एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर सरकार बनाना गठबंधन सरकार कहलाता है। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा जब पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिल जाती है और वो सरकार बनाती है तो उसी को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, अब गठबंधन सरकार के उदय के कारण क्या है? पहला तो भारत के अंदर 1989 में गठबंधन सरकार के उदय का कारण क्या है? वो ये है कि कांग्रेस प्रणाली का अंत। जब कांग्रेस बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तब तो गठबंधन सरकार नहीं थी। बट जब कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ, तो कहा जाता है कि गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ। ये तो पहला रीज़न था, जो मैं बता ही चुका हूँ। दूसरा है कि राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल हैं, वो कमज़ोर होना, वही कांग्रेस प्रणाली की बात हो रही है। नेक्स्ट है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है ना, उनका प्रादुर्भाव व सरकार निर्माण में बढ़ती भूमिका। आप कह सकते हो ये भी लिखना कि जब कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया ना, तो जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनका है ना सरकार के निर्माण में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका बनी उनकी। और इसी वजह से क्या कह सकते हो कि गठबंधन सरकार का उदय हुआ। इस लाइन का मतलब ये है कि देखो, अगर अब आपको पता है ना 197 सीटें, अभी अभी ऊपर देखा कि 415 सीटें जो मिली थी एक टाइम पे कांग्रेस को, वो घटकर 197 हो गई। तो 197 से तो आपकी सरकार नहीं बनेगी, आपको बहुत सारी कम से कम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 272, या एक तरह से हम इजी कर देते हैं, अ, थोड़ा ये 300 रख लेते हैं, लगभग आपको 300 सीटें चाहिए। तो अभी तो बहुत सारी सीटें चाहिए कांग्रेस को, तो इसलिए उनको जीतने के लिए क्या है कि बाकी क्षेत्रीय दलों को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि क्षेत्रीय दलों को भी भूमिका बढ़ गई, तो इस वजह से भी गठबंधन सरकार का उदय हुआ। और नेक्स्ट है, जातीय संप्रदाय आधारित जो अवसरवादी राजनीति का उदय हुआ, है ना। लोग अपने धर्म के नाम पे जाति बनाने लगे, लोग अपनी पार्टी बनाने लगे, दल बनाने लगे, लोग अपनी जाति के नाम पे। जैसे कि मैं एक और पार्टी बता देता हूँ, 1984 के अंदर एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज जो पार्टी थी, वो भी कहा जाता है कि वो जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ जो गरीब हैं, उनका सपोर्ट वगैरह करती है। तो इन सब का जब उदय हो रहा था ना, तो इसकी वजह से इनको वोट वगैरह मिल रहे थे, और इनको वोट वगैरह मिल रहे थे तो कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिक्स के अंदर रोल बढ़ रहा था। और एक और पार्टी है जिसका नाम है अकाली दल, है ना। तो ऐसे धर्म और जाति को लेकर भी अलग अलग पार्टी वगैरह बन रही थी, और इसी वजह से जो गठबंधन सरकार का उदय हुआ था। तो मैंने क्या बोला, दोबारा से बताता हूँ। गठबंधन सरकार के उदय का कारण क्या है? पहला है कांग्रेस प्रणाली का अंत। दूसरा है क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। किसमें बढ़ती भूमिका? सरकार निर्माण में बढ़ती भूमिका। और नेक्स्ट है कि राजनीतिक जो जातीय और सांप्रदाय आधारित जो अवसरवादी राजनीति का उदय। ये तीन कारण थे जिसकी वजह से गठबंधन सरकार का उदय हुआ। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। गठबंधन सरकार के गुण बताने और गठबंधन सरकार के दोष बताने हैं। गठबंधन सरकार के क्या फायदे और गठबंधन सरकार के क्या नुकसान है वो बताने हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले तो गठबंधन सरकार का फायदा देख लेते हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय दलों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ता है। पहले क्या होता था, सिर्फ जो बड़ी पावर होती थी ना, बड़ी जैसे कांग्रेस होती थी, उसी के सारे एमपी लोकसभा में बैठते थे। पर अब जो स्थानीय और जो क्षेत्रीय दल है ना, उनका भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ा गठबंधन सरकार के आने से। दूसरा है, सरकारी नीतियां अधिक लचीली हो गई। अधिक लचीली होने का मतलब क्या है कि पहले जो बड़ी जो केंद्र के अंदर सरकार होती थी ना, वो कभी राज्य की लोगों के बारे में, या राज्य की सरकार या राज्य के लोगों के बारे में इतना नहीं सोचती थी। वो सिर्फ बना देती थी कोई भी पॉलिसी। अब क्या होता है, उसे हर राज्य का देखना पड़ता है, क्योंकि हर राज्य के क्या पता कोई पार्टी के साथ उसने गठबंधन कर रखा हो। तो इसलिए अब उनको थोड़ा लचीला बनना पड़ता है। नेक्स्ट है, जनमत की बेहतर अभिव्यक्ति होती है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग पार्टी के लोग हैं तो अलग अलग सोच के लोग भी आएंगे, तो इसलिए आप कह सकते हो ज़्यादा अभिव्यक्ति होती है जनमत की। और नेक्स्ट है, या लास्ट है, कि आम सहमति के आधार पर राजनीतिक बहुमत दल के शासन की संभावना को नकारती है। इसका मतलब है, जो पहले अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती थी, वो अपनी मनमानी करती थी। अब वो है ना, मनमानापन खत्म हो गया था जब गठबंधन सरकार आई थी। क्योंकि आप देखो, मनमानापन नहीं कर सकती, अब आपको छोटे पार्टी को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगी। तो इसलिए आप कह सकते हो कि एक तरह से तानाशाह का सिस्टम जो है ना, वो खत्म हुआ था गठबंधन सरकार के आने की वजह से। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है कि गठबंधन सरकार की कुछ कमियां भी बता देता हूँ। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ मैं,
एक पॉइंट और बता देता हूँ जो आपको याद रखना है, नीचे भी आएगा ये वाला क्वेश्चन, कि गठबंधन सरकार के गुण या गठबंधन सरकार का फायदा ये भी हुआ कि 356 अनुच्छेद 356 का उपयोग कम हो गया। अब ये 356 का क्या क्या मतलब होता है? 356 का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का अंत हुआ। आपको सिर्फ इतना लिखना है। पहले क्या करती थी कांग्रेस, या जो मैं कह सकता हूँ केंद्र सरकार क्या करती थी, अगर उसे लगता था कि राज्य के अंदर हमारी सरकार नहीं है तो वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा के दोबारा इलेक्शन करवा देती है। पर अब नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती? क्या पता राज्य के अंदर वही दल हो जिसने उसको सपोर्ट किया हो केंद्र में सरकार बनाने के लिए, तो अगर वो उसको वहां पर राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी? दिक्कत यह आ जाएगी कि जो वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगी और केंद्र के अंदर से वो सरकार गिर जाएगी, है ना? तो इसलिए राष्ट्रपति शासन का भी जो उपयोग, गलत उपयोग किया जा रहा था, वो खत्म हो गया था गठबंधन सरकार के आने की वजह से। ओके, अब गठबंधन सरकार के थोड़े से दोष भी सुन लेते हैं। कुछ कमियां हैं गठबंधन सरकार में। पहला तो अस्थिर सरकार। मैं आपको है ना इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब गठबंधन की, जैसे अभी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बीजेपी जीते। अब ऐसा देखो, बीजेपी जीत और खासकर वो लोग जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, ठीक है? अब आप बोलोगे क्यों सर, बीजेपी का क्या लेना देना है इसमें? देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। माना जा, और ये इसे सिर्फ बीजेपी से लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी की जगह अभी जो आप कह सकते हो जो सपोर्ट लोगों का अगर कांग्रेस को होता ना, तो स्टॉक मार्केट वाले कांग्रेस को सपोर्ट करते। सर इसका क्या मतलब है? आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली माना जाता है कि जब गठबंधन की सरकार होती है ना, तो सरकार है ना जो आप कह सकते हो जो अहम फैसले होते हैं ना, वो नहीं ले पाती, निर्णायक फैसले नहीं ले पाती, डर डर के फैसले लेती है कि यार अगर हमने ये कर दिया तो ये पार्टी सपोर्ट वापस ले लेगी, ये कर दिया तो ये पार्टी सपोर्ट वापस, इसलिए कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाती। तो इसलिए ये बात है ना, स्टॉक मार्केट को या हमारी स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं है। उनको लगता है कि यार कोई बढ़िया फैसला नहीं ले पाएगी सरकार, तो इसलिए लोग जो है ना स्टॉक मार्केट, अगर अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर 2024 में कोई भी सिंगल मेजोरिटी के साथ पार्टी आती है, जीतती है, तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा ऊपर उठेगा। ये मैं आपको पहली बता, ये आप कह सकते हो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, चेक कर लेना। और अगर 2024 में गठबंधन की सरकार बनती है, 2024 के अंदर अगर गठबंधन सरकार बनती है, तो अगले दिन ही मार्केट जो है वो गिर जाएगी। पूरी नहीं, क्रैश नहीं करेगी। ये मैं अजम्पशन नहीं दे रहा, ये होता है, हमेशा होता है, ये सबको पता है कि अगर गठबंधन की सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगी, और अगर सिंगल मेजोरिटी की पावर आती है तो वो सरकार ऊपर जाएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। और इसका बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। दोबारा से बताता हूँ, बीजेपी का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि इस टाइम वो सिंगल मेजोरिटी के साथ 2019 में भी जीती थी। ठीक है, चलो। तो पहली बात तो अस्थिर सरकार मानी जाती है गठबंधन की सरकार। दूसरा, दल बदल की राजनीति का उदय भी होता है। लोग क्या करते हैं कि जब गठबंधन सरकार आती है तो जैसे कि कोई पार्टी है, वो ये बोलते हैं मैं पैसे दूंगा आप मेरी पार्टी में आ जाओ। कोई दूसरा बोलता है मैं पैसे दूंगा आप मेरी पार्टी में आ जाओ। तो दल बदल की राजनीति का उदय भी हो गया इसकी वजह से। केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष वगैरह बढ़ा है। अगर केंद्र में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, राज्य में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, है ना? जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को पैसे नहीं देगी, राज्य सरकार केंद्र सरकार की बातें नहीं मानेगी, तो ये भी एक इशू चलता रहता है ना? पहले जब गठबंधन सरकार नहीं हुआ करती थी, पहले जब एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ही केंद्र में भी होती थी, राज्य में भी होती थी, तो लड़ाई नहीं होती थी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक टाइम पे कांग्रेस की सरकार ही केंद्र में होती थी और मैक्सिमम राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, तो लड़ाइयाँ नहीं होती थी इतनी। ठीक है, नेक्स्ट। सत्ता में बने रहने के लिए समझौता। अब सत्ता, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी हम नीचे और भी पढ़ेंगे कि मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है ए, उसकी बी पार्टी से बिल्कुल नहीं बनती, बट उसके पास है ना, मान लो 280 सीटें हैं, उनको जीतने के लिए, अपनी पार्टी इलेक्शन में जीतने के लिए 300 सीटें चाहिए, लगभग बता रहा हूँ, कंफर्म ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। एग्जैक्ट नंबर वैसे माना जाता है 272 से ज़्यादा होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, बट बहरहाल, तो मान लो लेट्स अज्यूम 300 सीटें चाहिए और 20 सीटें इसके पास है, तो उसको समझौता करना ही पड़ेगा इसके साथ, है ना? बेशक दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है, बट ए तो चाहेगा कि यार ये मेरे को सपोर्ट कर दे, तो इसके लिए थोड़ा सा उसके मंत्री मंत्री बनाएगा, है ना? उनकी तारीफें करेगा बी पार्टी के लीडर की। तो ये करते हैं पॉलिटिकल लीडर, दोगले होते हैं ना। नेक्स्ट की बात करते हैं कि बहुमत के अभाव के कारण सरकार साहसिक निर्णय नहीं ले पाती है। मैंने आपको बता दिया था ना कि कोई साहसिक निर्णय नहीं ले पाती, डर डर के फैसले लेती है। तो इसी वजह से गठबंधन सरकार को अच्छी सरकार नहीं माना जाता। ऐसा नहीं कि अच्छी है, नहीं माना नहीं जाता, ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट है। ऊपर पॉजिटिव देखे, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू होता है, नेगेटिव पहलू होता है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं नीचे वाले क्वेश्चन क्लियर करवाना चाहता हूँ आपको। ठीक है,
जो ईजी है वो कर लेते हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच में आम सहमति के किसी 3 मुद्दों का वर्णन कीजिए। जो भारत की राजनीति, जो दल है ना भारत के अंदर, ऐसी 3 टॉपिक बताओ जिस टॉपिक पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी एग्री है भारत के अंदर। कौन-कौन से मुद्दे हैं वो? पहला है नई आर्थिक नीति, ठीक है? जो भारत के अंदर नई आर्थिक नीति आई थी ना, एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में, उसकी कुछ आलोचना करी थी उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने। बट आज मैक्सिमम लोग जो हैं वो उसके सपोर्ट में है। एक अहम सहमति बनी हुई है लोगों की नई आर्थिक नीति को लेकर। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा है पिछड़ा आयोग को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकारी संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में उनको आरक्षण देना। पहले जब ये मुद्दा उठा था तब बहुत सारे लोग इसके अपोज में थे, ठीक है, मतलब कम थे अपोज में, बट अपोज में थे। जैसे हमने देखा, मैंने बताया था कि आपको एक पर्सन ने तो अपने आप को आग लगा ली थी, ठीक है, और केस वगैरह भी हुए थे। बट मैक्सिमम लोग, ये मैक्सिमम जो पॉलिटिकल दल है वो ये मानते हैं कि रिजर्वेशन देना इंपॉर्टेंट है, तभी जो लोग हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं वो थोड़े से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये दूसरी चीज़ है जिसको लेकर मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी एग्री है। तीसरी कौन सी चीज़ है? तीसरी चीज़ है वो है ये कि राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य स्तरीय दलों की सरकार में भागीदारी, राज्य और राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय सॉरी राज्य और राष्ट्रीय स्तरों के दलों के मध्य अंतर कम हो जाता रहा है, होता होता जा रहा है। और कुछ क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार में भागीदारी और राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रही है। इसका मतलब है कि क्षेत्रीय दल के बढ़ते प्रभुत्व को भी सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एग्री कर रही है, वो उसको हटाना नहीं चाहती। मेरे कहने का मतलब क्या है, दोबारा से समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, ऐसी 3 चीज़ें बताओ जिसको लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एग्री है, वो ये नहीं चाहती कि इस चीज़ें हट जाए। पहला, आर्थिक नीति, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि आर्थिक नीति जो है वो बरकरार रहे और भारत की प्रगति होती रहे। दूसरी बात है कि रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को लेकर भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एग्री है कि रिजर्वेशन देनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारी क्षेत्रीय दल है ना, जो क्षेत्रीय दल है, जो एक स्थानीय दल है, आप कह सकते हो राज्य स्तरीय दल है, उनकी जो बढ़ती भागीदारी है ना, उसको लेकर भी जो मैक्सिमम लोग हैं वो सपोर्ट ही कर रहे हैं। मैक्सिमम जो राजनीतिक दल है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ये नहीं चाहता कि क्षेत्रीय दल जो है उनकी पावर को एकदम खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर जो है मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एग्री है, वो सहमति है उनकी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मंडल आयोग पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैं और दो तीन क्वेश्चन ऊपर आ गए थे ना, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और ये मैं, पता है ये क्यों, ये ऊपर वाले ये 2-3 क्वेश्चन मैंने अभी क्यों छुड़वाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, आपका दिमाग जो है वो दही हो सकता है। तो इसलिए पहले हम ईज़ी कर लेते हैं ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाए आपको, ठीक है। चलो, तो बेसिकली अब पढ़ना शुरू करते हैं मंडल आयोग। देखो हुआ क्या था कि बेसिकली 1977 से लेकर 1979 में एक जनता पार्टी थी। उनकी सरकार ने उन्होंने उत्तर भारत के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत आवाज़ उठाई थी। एक जनता पार्टी थी, उन्होंने ना 1977 के अंदर, 79 के अंदर उन्होंने बोला था कि जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको बेसिकली रिजर्वेशन वगैरह दी जानी चाहिए, आरक्षण वगैरह दिया जाना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ था, बिहार के जो उस समय जो सीएम थे जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन वगैरह भी निकाल दिया था। और इसी को लेकर फिर 1978 में एक आयोग बैठा, और उसका आयोग जो है उसका नाम रखा गया दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, क्योंकि पहले भी ऐसा आयोग बना था, ठीक है। और आमतौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से जाना जाता है, और इसलिए इसको मंडल कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आयोग का नाम क्या था, अगर आपसे पूछा जाए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग किसे कहा जाता है, तो मंडल कमीशन को ही कहा जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वगैरह पेश करी, टाइम वगैरह लिया उन्होंने, और अपनी रिपोर्ट पेश करी 1980 के अंदर, बिल्कुल 2 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही आप कह सकते हो, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। और उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन देना चाहिए ओबीसी लोगों को, और कितना परसेंट रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। किन किन चीज़ों में? शैक्षिक संस्थाओं में और सरकारी जॉब्स में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इनको नीच मानते हैं, जो ओबीसी मतलब कैटेगरी के लोगों को बहुत सारे लोग नीच मानते हैं और उनके साथ भेदभाव वगैरह करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि उनका
उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, तभी उनको पढ़ाया जाए और उनको सरकारी जॉब्स में आरक्षण वगैरह दिया जाए। क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हुआ है और ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लेकर बहुत भेदभाव वगैरह हुआ है। ठीक है? और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि कुछ भूमि सुधार करके भी आप क्या कर सकते हो, इनकी स्थिति वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हो। अब इसको लेकर है ना बहुत सारे आंदोलन वगैरह भी हो गए। बहुत सारे लोग जो है वो इसको लेकर खुश नहीं थे, आरक्षण की डिमांड को लेकर। और इसी को लेकर एक केस भी हुआ जिसका नाम था इंदिरा साहनी केस। बेसिकली लेडी ने ही केस किया था, इंदिरा साहनी ने, कि नहीं रिजर्वेशन वगैरह नहीं देनी चाहिए। ठीक है? और उस सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर फिर फैसले वगैरह भी हुए थे। बट हाँ, रिजर्वेशन दी गई फिर उसके बाद। ठीक है? चलो जी, ये बात आपको समझ आ गई। मंडल आयोग आई हो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र राज्य संबंधों में क्या परिवर्तन आया है? तो जो गठबंधन सरकार आई है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1989 के बाद, दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 1989 के बाद भारत की राजनीति में क्या बदलाव आए हैं? ठीक है? ऊपर हमने क्वेश्चन देख लिया था। ये तो अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए 5-6 नंबर का, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाए कि गठबंधन 1989 के बाद, क्वेश्चन सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1989 के बाद गठबंधन सरकार के कारण केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य के संबंध में क्या परिवर्तन आए हैं? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना? दोबारा से सुनो मेरी बात। ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन हमने सिंपल देखा था कि 1989 के बाद भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन आए, है ना? इस वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि 1989 के बाद गठबंधन सरकार के अंदर गठबंधन सरकार का उदय हुआ, है ना? और उसमें केंद्र और राज्य के संबंधों में क्या बदलाव आए, क्या परिवर्तन आए, वो बताने हैं। इजी क्वेश्चन है ना? समझ गए ना? ऊपर सिर्फ ऐसे पूछा क्या बदलाव आए, और इसमें पूछ रहा है आपसे केंद्र और राज्य के संबंधों में क्या बदलाव आए, तो ये बताना है आपको। ठीक है? चलो जी, तो वो संबंध में देख लेते हैं क्या क्या बदलाव आए। पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कम हो गया। पहले है ना, केंद्र के अंदर मान लो पार्टी ए है ना? और कोई राज्य है, उसकी उसका वो है पार्टी सी। तो जो एक ए पार्टी है ना, वो क्या करती थी, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। बेसिकली अनुच्छेद 356 का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन। थोड़ा सा लिखना भी, एक्सप्लेन भी करना है, बड़े में भी आ सकते हैं, तो याद रखना। आपको ये लिखना है इसके अंदर कि गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र और राज्य के संबंध में आए परिवर्तन नीचे निम्नलिखित है। पहला कि केंद्र 1989 के बाद गठबंधन सरकार आने के कारण अनुच्छेद 356, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब जो केंद्र सरकार है वो किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले बहुत बार सोचती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो राष्ट्रपति शासन लगाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी सत्ता पर भी अंकुश आ सकता है, उसकी सत्ता पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? मान लो, लेट्स अज्यूम, मैं समझाता हूँ। कोई स्टेट है सी, सी के अंदर किसी मान लो कोई, जैसे केंद्र के अंदर, जैसे इस टाइम देखो, इस तरीके से देखो। मान लो इस समय, मान लो कि जो अभी तो बीजेपी की मेजोरिटी है, बट ये समझ लो कि बीजेपी की सरकार केंद्र के अंदर नहीं है, गठबंधन सरकार है। और बीजेपी, मतलब बीजेपी तो है, बट उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी आपस में, बहुत सारी पार्टी आपस में मिली हुई है। ठीक है? और अगर उन पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो जो बीजेपी है उसकी सरकार गिर जाएगी, है ना? तो और मान लो एक स्टेट है जहां पर किसी और पार्टी की सरकार है, बीजेपी की गठबंधन की नहीं, किसी और पार्टी की सरकार है। तो क्या वहां पर जो बीजेपी है वो राष्ट्रपति शासन लगा देगी? नहीं। क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि उसे पता है, मान लो लेट्स अज्यूम, बीजेपी जिस गठबंधन में और बाकी पार्टी उनके साथ है, अगर उसमें से किसी एक पार्टी को भी अच्छा नहीं लगा कि यार बीजेपी ऐसे कैसे किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा लेती है, वो अपना सपोर्ट वापस ले ले, तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। तो सरकार गिर जाएगी। तो इसी वजह से राष्ट्रपति शासन जो है उसका दुरुपयोग जो है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है, पहला। ठीक है? नेक्स्ट है कि राज्यों में केंद्र का हस्तक्षेप भी बहुत कम हुआ है। पहले केंद्र सरकार है ना, राज्यों के मामले में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी, बट अब ये इंटरफेयर वगैरह भी कम हो गया है गठबंधन सरकार के आने से। वही बात है, क्योंकि अगर वो इंटरफेयर ज्यादा करेगी तो कहीं ना कहीं उसकी केंद्र के अंदर भी, सत्ता के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? नेक्स्ट है कि अधिकतर राज्यों में राष्ट्रीय दलों का कमजोर होना। बेसिकली एक ये भी एक हुआ कि 1989 के बाद, या गठबंधन सरकार की राजनीति, या गठबंधन सरकारों के आने के बाद क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार थी ना, उसके अंदर जो सॉरी भारत था ना, भारत के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट राज्य थे, वहां पर जो राष्ट्रीय दल हुआ करते ना, बड़े बड़े दल हुआ करते थे, उनकी पावर कम हो गई। जैसे
आप कह सकते हो कि जी कांग्रेस, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी, है ना? आज मतलब उस समय कांग्रेस बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी थी, आज बीजेपी बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि उस समय जो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, उनका जो डाउनफॉल है ना, वो एकदम से आया था। बीजेपी का भी नहीं आया, बट ये सर्कल है, आएगा उसका भी। हर पार्टी का डाउनफॉल आता है बेसिकली। तो हुआ क्या कि कांग्रेस जो एक समय पर पूरे भारत के अंदर एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसका जो आप कह सकते हो कि जो पावर है ना, वो एकदम से कमज़ोर हो गई, है ना? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल है इसका, जैसे पंजाब। पंजाब में एक समय पर कांग्रेस की सरकार होती थी, ठीक है? बट अब अकाली दल का जो है वो प्रभुत्व बढ़ गया, है ना? एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जैसे कि मान लो बिहार बिहार के अंदर भी कांग्रेस का डोमिनेंस हुआ करता था, बट अब आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी ऐसी ऐसी पार्टियां आ गई, है ना? तो एक तरह से आप कह सकते हो कि गठबंधन सरकार के आने की वजह से जो राज्य थे उनके अंदर राष्ट्रीय दल जो है वो कमजोर हो गए, और जो क्षेत्रीय दल है उनको सत्ता वगैरह मिलने लग गई। ठीक है, चलो, ओके। ये बाबरी विवाद का मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन। वैसे इसके बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी बनती है, समझ रहे हो? चलो, तो इस फिर भी मैं बता देता हूँ, इससे एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये है क्या? बेसिकली है ना, 16वीं शताब्दी में बाबरी का एक सिपह सलार था, जिसका अभी मैं दिखा भी दूंगा इसका आंसर, डोंट वरी। सिपह सलार था जिसका नाम था मीर बाकी। माना जाता है कि उसने क्या किया था कि अयोध्या जो थी ना, वहाँ पर जो राम मंदिर था, उसको उसने तोड़ा और वहाँ पर अपना एक बाबरी मस्जिद बनाया, ठीक है? और बाबरी मस्जिद जो बनाया, उसको लेकर फिर बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी थी कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसको तोड़ा गया था, है ना? एक पर्सन भी थे जिनका नाम था के मोहम्मद, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट वगैरह पेश करी थी। उन्होंने बोला कि हाँ, एक ढांचा था वहाँ पर पहले से। कि पर ये नहीं, ये कंफर्म नहीं है कि ये, शायद मेरे को भी कंफर्म नहीं है अभी तक, मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा डिटेल में कि वो हिंदू मंदिर था, जैन मंदिर था या बुद्धिस्ट मंदिर था। बट उन्होंने बोला कि एक नॉन इस्लामिक क्या कह सकते हो आप, स्ट्रक्चर वगैरह मिला है। तो इसको लेकर फिर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, और उसके बाद है ना, एक पर्सन थे जिनका नाम था लाल कृष्ण अडवाणी। 1992 में है ना, उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी, पूरी बात सुनना। 1992 में उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी, और के मोहम्मद का नाम मेरे को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो रिपोर्ट आज पेश करी है, उस समय नहीं करी थी। चलो हम आगे आ जाते हैं। 1992 के अंदर है ना, लाल कृष्ण अडवाणी ने क्या किया था, एक रथ यात्रा निकाली थी। कहाँ से? गुजरात से रथ यात्रा निकाली थी अयोध्या के लिए, और बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया। पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत कम था, क्योंकि बीजेपी के शायद पास उतनी पावर नहीं थी, नंबर्स में इतनी पावर लाल कृष्ण अडवाणी बीजेपी से थे। और यूपी के अंदर है ना, अयोध्या पड़ता है, और यूपी के जो उस समय सीएम थे ना, उनका नाम था कल्याण सिंह। याद रखना, ये स्टोरी बता रहा हूँ, फिर रीड करवाऊंगा। कल्याण सिंह। तो हुआ क्या कि कल्याण सिंह ने ना बेसिकली कोर्ट में क्योंकि अब इतनी सारी भीड़ आ रही है, तो वॉयलेंस वगैरह हो सकता है। तो इसलिए कोर्ट ने उनसे हलफनामा मांगा कि आप है ना, हमें लिख के दो कि जी कुछ भी हो जाएगा, दंगे नहीं होने देंगे। और जो विवादित जो बाबरी का जो ढांचा वगैरह है ना, उस पर कोई अंकुश नहीं आएगा, उस पर कुछ नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उस पर कोई गिराया विराया नहीं जाएगा उसको। लाल कृष्ण आडवाणी वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़ के उस पर फिर तोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और जो कल्याण सिंह होते हैं ना, उस समय क्योंकि बोला जाता है कि गोलियां वगैरह चलाने का ऑर्डर वगैरह देना चाहिए था, ये सारी की सारी चीज़ें, बट वो ऐसा ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं देते, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट ये देखते हैं कि यार बाबरी मस्जिद तो जो विवादित ढांचा था वो तो गिर गया, क्योंकि लोगों ने वो तो गिरा दिया। तो उन्होंने क्या किया, कल्याण सिंह को पहले तो सीएम की पोस्ट से हटना पड़ा उनको। दूसरी बात, कल्याण सिंह को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया और बोला गया कि आपने ना कोर्ट का ऑर्डर जो है, जो आपने लिख के दिया था, वो गलत बोला था, और इस पर केस भी चला। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1993 में फिर अलग अलग जगह पर दंगे वगैरह हुए। महाराष्ट्र के अंदर दंगे हुए, है ना? तो ऐसी बहुत सारे अलग अलग जगह पर दंगे वगैरह हुए। आज तो बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बन चुका है, बट उस समय ये बहुत ही ज़्यादा विवादित ढांचा हुआ था। चलो, आज तो अच्छी बात है कि कोई दंगे वगैरह नहीं हुए, सब खुश है, ठीक है? मुस्लिम को भी अपनी जगह वगैरह मिली है मस्जिद की, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया बने, और बहुत बढ़िया मस्जिद बने उनका, ठीक है? बट ये पूरा का पूरा इशू था। अब इससे ना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, चांसेस कम है, बट कुछ भी नहीं कह सकते एग्जाम के अंदर, क्या पता कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए। वैसे चांसेस कम है, क्योंकि पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है ना? तो क्योंकि अभी पता ही है कि इशू लेके चल रहे हैं अभी इस चीज़ को, अभी भी बहुत सारे लोग, तो इसकी वजह से ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। बट एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मीर बाकी का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से एक।
और यथ यात्रा को किसने लीड किया था? लाल कृष्ण आडवाणी ने, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सोमनाथ से किया था और 6 दिसंबर को वहाँ पहुंचे थे और 6 दिसंबर को ही बाबरी का ढांचा वगैरह गिराया गया था। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं, जो 2 बचे हुए क्वेश्चन थे ना, उस पे आ जाते हैं पहले तो। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधाराओं को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते, इसके पक्ष में देना है और विपक्ष में तर्क देना है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी पॉलिटिक, गठबंधन का क्या मतलब होता है? जब बहुत सारे राजनीतिक दल आपस में साथ आ जाते हैं, है ना? तो इसमें ये बोल रखा है कि जो राजनीतिक दल आपस में साथ आते हैं ना, वो अपनी विचारधारा के आधार पे साथ नहीं आते, वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए और पावर गेन करने के लिए साथ में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है ए और पॉलिटिकल पार्टी है बी, इन दोनों की आपस में नहीं बनती, बट सरकार बनाने के लिए दोनों के दोनों साथ में आ गए। विचारधारा अलग अलग है, फिर भी उन्होंने गठजोड़ बनाया ताकि वो अपनी सरकार बना सके। ठीक है, तो इसके पक्ष में एग्जाम्पल देने हैं कि हाँ, क्या आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो कि जहां पर बहुत सारी पार्टी जो थी उनकी आपस में नहीं बनती थी, फिर भी वो साथ में आए? इसके पक्ष में भी देना है और विपक्ष में भी तर्क देना है। ठीक है, सबसे पहले तो पक्ष में तर्क बताता हूं मैं आपको। ओके, तो 1977 की बात है, एक पर्सन थे जिनका नाम था जेपी नारायण, आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 5 और 6 में। उन्होंने एक दल बनाया था जिसका नाम था जनता दल, और जनता दल के अंदर कांग्रेस विरोधी सारी पार्टी थी, सीपीआई को छोड़कर बाकी सारी पार्टी, जैसे भारतीय जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, है ना, भारतीय क्रांति दल, तेलुगु देशम, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है ना, आपस में मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, गठबंधन सरकार बनाई। मजे की बात पता है क्या? इन पार्टी की आपस में भी नहीं बनती थी। भारतीय जनसंघ की भारतीय क्रांति दल से, तेलुगु देशम, राष्ट्र समाजवादी पार्टी, अकाली दल की समाजवादी पार्टी से, तेलुगु देशम, भारतीय, इन पांचों की पांचों पार्टी या छो की छो पार्टी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, फिर भी ये लोग सारे के सारे साथ आए। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने विचारधारा को साइड में रख दिया। विचारधारा को बेसिकली इन्होंने मापदंड रख के गठजोड़ नहीं किया, है ना। चलो, दूसरा एक और एग्जाम्पल है इसका, वो है कि राष्ट्रीय एक जनता पार्टी थी, जनता पार्टी के गिरने के बाद है ना एक राष्ट्रीय मोर्चा आया पावर में। राष्ट्रीय मोर्चा को सपोर्ट पता है किसने किया था? भाजपा ने सपोर्ट किया था। ठीक है, भाजपा ने सपोर्ट किया था और वीपी सिंह जो है वो प्रधानमंत्री वगैरह बने थे। ठीक है, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हुआ, उनकी सरकार कुछ समय तक रही, 7 महीने तक रही, उनके बाद चंद्रशेखर आए और चंद्रशेखर सीएम पीएम बने। और चंद्रशेखर ने पता किसका सपोर्ट लिया? कांग्रेस का सपोर्ट लिया। अब मजे की बात देखो, चंद्रशेखर खुद ऐसे पर्सन थे जो कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो हमारे कांग्रेस के नेता यानी जो चंद्रशेखर थे ना, उनके एक नेता थे, यानी उन्हीं के पार्टी के उनके बहुत अच्छे नेता मानते थे वो, मुरारजी देसाई, उनको कांग्रेस ने जेल में डाल दिया था। फिर भी चंद्रशेखर ने क्या किया था? पीएम बनने के लिए कांग्रेस का सपोर्ट लिया। तो इससे अपने को क्या पता चलता है? इससे भी पता चलता है कि उन्होंने विचारधारा को साइड में रख के गठजोड़ किया था। ठीक है, मतलब साइड में रख दिया विचारधारा, यानी विचारधारा के आधार पर गठजोड़ नहीं किया था उन्होंने। ओके, चलो तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। कांग्रेस की सरकार 1991 से लेकर 1996 तक नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत में होते हुए भी इसलिए जारी रही क्योंकि अनेक ऐसे दलों ने उन्हें बाहर से ऑक्सीजन दी ताकि तथाकथित सांप्रदायिक शक्ति सत्ता में ना आ सके। यह शक्तियां केरल में सांप्रदायिक शक्तियों से सहयोग प्राप्त कर रही करती रही है या राजनीतिक प्रथा पर टिकी हुई पार्टी से उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों का समर्थन लेती रही है। मैं इसका मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। कांग्रेस जो है वो 1991 से लेकर 1996 तक पावर के अंदर रह पाई, और इसके पावर के अंदर रहने का सबसे मेन रीजन ये था कि बहुत सारी पार्टी जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं भी करती थी ना, उन्होंने भी, मतलब आइडियोलॉजी के विचारधारा के आधार पर जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं भी करती थी, वो भी बेसिकली कांग्रेस को सपोर्ट करने पे मजबूर हो गई, क्योंकि उनको लगा कि अगर हमने इस टाइम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया तो कथाकथित सांप्रदायिक शक्तियां सत्ता में आ जाएगी। ठीक है, तो आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा अलग होने के बाद भी बहुत सारी पार्टी ने 1991 से लेकर 1996 तक कांग्रेस को बेसिकली सपोर्ट किया ताकि कोई सांप्रदायिक शक्ति ना आ जाए, विचारधारा अलग होने के बावजूद भी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक एनडीए यानी जिसको कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, 6 वर्षों तक सरकार लगभग उन्होंने 6 वर्षों तक चलाई। लेकिन एक और जहां अकाली दल ने, तृणमूल कांग्रेस ने, बीजू पटनायक कांग्रेस ने, इन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने इनका, जो इनको विरोधी थे, उन्होंने भी इनका समर्थन वगैरह किया था। इन्हीं के समर्थन से जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री रहे थे।
और मज़े की बात तो है कि जम्मू कश्मीर के एक नेता थे जिनका नाम था फारूक अब्दुल्ला, आपने सुना होगा। ये भी बेसिकली कट्टर समर्थक थे अटल बिहारी वाजपेयी के। तो इससे इन सारे के सारे एग्जाम्पल से जो भी हमने पढ़ा है, इनसे हमें ये पता चला है कि जो भी पॉलिटिकल दल है, जब उनको पावर चाहिए होती है ना, तब वो बेसिकली ये नहीं देखते कि हमारी विचारधारा क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, मिल जाते हैं, ठीक है, पावर लेने के लिए। तो ये बात लिखी हुई है। चलो, तो यानी गठजोड़ बनाते वक्त, गठबंधन के जो राजनीति के अंदर गठजोड़ बनाते वक्त वो विचारधारा नहीं देखते। बट अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हम देखते हैं जिसके अंदर पता चलता है कि विचारधारा, कुछ कुछ पार्टी ऐसी होती है जिनके लिए विचारधारा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अहम होती है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम इस कथन से सहमत नहीं है, गठबंधन राजनीति के नए दौर में वामपंथी के चारों दल अर्थात सीपीआईएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएस ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाया। कभी कभी बहुत सारी पार्टी ऐसी भी है जो बेसिकली गठबंधन विचारधारा के आधार पर बनाती है, और अगर उनकी विचारधारा उनसे नहीं मिलती तो वो गठबंधन नहीं बनाती। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वामपंथी, वामपंथी जितनी भी पार्टी आती, सीपीआई हो गया, सीपीआईएम हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, ये सारी की सारी पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी से कभी भी हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि वो उनकी विचारधारा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे, ठीक है। ऊपर हमने देखा कि बहुत सारी पार्टी की विचारधारा अलग अलग होती थी, फिर भी उन्होंने वो साथ में आ गए। यहाँ पर हम वो एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ पर आइडियोलॉजी अलग होने के बावजूद भी सिर्फ पावर के अंदर आने के लिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया, ठीक है। तो ये विपक्ष का है, ऊपर हमने पक्ष का देखा, नीचे हम विपक्ष देख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, वामपंथी मोर्चा जैसे जो क्षेत्रीय दल है, किसी भी उस प्रत्याशी को खुला समर्थन नहीं देना चाहते थे जो एनडीए अथवा भाजपा को का प्रत्याशी हो और उनकी अ, अ, वोटों की राजनीति को ठेस पहुंचती हो। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी कभी भी एनडीए वगैरह का अथवा भाजपा वगैरह के लीडर को कभी सपोर्ट नहीं किया। इसी वजह से वो चाहते तो सपोर्ट वगैरह लेके सरकार वगैरह बना सकते थे, बट उन्होंने कभी सपोर्ट वगैरह नहीं किया। क्यों नहीं किया सपोर्ट वगैरह? क्योंकि उनको लगता था कि हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते। नेक्स्ट पॉइंट और देख लो कि कांग्रेस पार्टी ने अधिकांश मोर्चा पर बीजेपी विरोधी जो बीजेपी ने, अच्छा, ओके, इसका मतलब है कि कांग्रेस ने कभी भी बीजेपी के साथ और बीजेपी ने कभी भी कांग्रेस के साथ जो है वो सरकार वगैरह नहीं बनाई। इन दोनों की तो आपस में बिल्कुल ही नहीं बनती, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी की। तो ये बता रखा है कि ये क्यों नहीं बनाते गठबंधन। अगर ये दोनों की दोनों पार्टी मिल जाए तो इनको कोई रोक नहीं सकता फिर। बट ये दोनों पार्टी आपस में इतनी विरोधी है, क्यों? क्योंकि विचारधारा इन दोनों की अलग अलग है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल के दौर के बाद जो है वो भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में क्यों उभरा, इस दौर में इस पार्टी के विकास कर्म का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी की इस टाइम सेंट्रल के अंदर गवर्नमेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। और आप एनसीईआरटी में चेक करोगे ना, एनसीईआरटी में भी बीजेपी का क्वेश्चन वगैरह दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एनडी और बीजेपी वगैरह पे आएंगे। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये है क्या। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि है ना, 1951 के टाइम में ना एक पर्सन थे जिनका नाम था हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की तर्ज पे ये एक पॉलिटिकल पार्टी 1980 में बनी थी। भारतीय जनसंघ को खत्म कर दिया गया था और नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं आपको बता दूं कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने जब इलेक्शन लड़ा था, वो इलेक्शन बहुत बुरी तरीके से हारी थी। मजे की बात तो ये है कि जो उसके बहुत बड़े नेता थे ना भाजपा के, बेसिकली भाजपा की जो पॉलिटिकल, भारतीय जनसंघ तो आपने देखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई है। और जो 1980 में जो बीजेपी बनाई थी, भाजपा पार्टी, यानी ये भारतीय जनसंघ हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी हुई। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसने बनाई थी? वो भारतीय जनता पार्टी बनाई थी हमारे अ, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी तक हार चुके थे 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, और सहानुभूति पर बहुत सारे लोगों ने वोट वगैरह दिया था इंदिरा गांधी को, मतलब राजीव गांधी को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 जो बीजेपी है उसने क्या किया, थोड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना शुरू किया। और जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है ना, मैं आपको सपोर्ट मटेरियल में भी दिखा देता हूँ। हाँ जी। तो 1980 उसके चुनाव में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों को जोड़ दिया।
रामभूमि वगैरह मुद्दा का उठाया, और साथ में 1996 की लोकसभा में उन्हें एक बड़ी पार्टी बनी। और मैं एक और बात बता दूं कि इसमें ये भी आपको, अच्छा ये मुद्दा क्या था बता दूं, 1996 में ना जो बीजेपी पार्टी थी उनका प्रभुत्व बढ़ने का एक और रीज़न था। वो ये था कि वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते थे कि आप जो अल्पसंख्यक है ना, उनको अपीज़ करने की कोशिश करते हो, उनको उनका वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये मुद्दा क्या था, इससे भी रिलेटेड एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, वो है शाहबानो केस, आपको याद होगा ये। हुआ क्या था, 1985 की बात है, 85-86 की बात है। बेसिकली एक लेडी थी जिसका नाम था शाहबानो। शाहबानो जो है उनके हस्बैंड ने उनका उनको तलाक दे दिया था। अब जब उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने बोला कि मेरे को कंपनसेशन चाहिए, एलिमनी चाहिए, थोड़े बहुत पैसे चाहिए, क्योंकि मैं गुजर बसर नहीं कर सकती, मेरी एज बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, दे दो, कंपनसेशन देने के लिए बोला। बट उसके बाद क्या है, बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो रोड पे उतर गए। उन्होंने बोला ये हमारे पर्सनल लॉ के खिलाफ है। मतलब अगर हम डाइवोर्स होता है हमारे में, तलाक दिया जाता है, तो हम एलिमनी नहीं देंगे। मर्दों को एलिमनी देना अलाउ नहीं है, मतलब नहीं देंगे, वो एलिमनी पैसे वगैरह नहीं देंगे, औरत को क्यों देंगे। तो जो उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। और ये पहली बार हुआ था। एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि ऐसा कौन सा मुद्दा था जिस पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको पूरी तरीके से बदला गया। वो यही था शाहबानो का केस। और उसके अंदर उन्होंने बेसिकली शाहबानो को मना कर दिया कि उनको कंपनसेशन नहीं देना है, नहीं मिलेगा कंपनसेशन, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया हो तब भी। ठीक है। बट उस समय मजे की बात पता है क्या है, बीजेपी ने शाहबानो का सपोर्ट करा। बीजेपी ने बोला कि आप है ना वोट बैंक के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेल जो है मुस्लिम वही वोट डालते हैं, विमेंस को कम वोट डालने दिया जाता है, तो इसलिए आप सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रहे हो, उस लेडी को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे बोला। ठीक है। और यही एक वजह मानी जाती है कि अभी कुछ टाइम पहले 3 तलाक बैन हुआ है, तो ये बीजेपी ने यही कहकर किया था कि एक हिस्टोरिक टाइम पे ये भी हुआ था, और हम ये जो है वो गलती दोबारा नहीं होने देना चाहते। ठीक है। और 1998 में 2004 में भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी थी। ठीक है। उसके बाद 2014 के अंदर आपको पता है बीजेपी के नेतृत्व के अंदर 282 सीटें मिली थी बीजेपी को। और उसके बाद जो 2016 के अंदर जो भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य समझते हो ना, नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट हैं वहाँ पर सारे के सारे राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार रही थी। और 2019 के अंदर बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। ठीक है, 2019 के अंदर 303 सीटें मिली थी। और 30 साल बाद जो है ना, 2014 में जब इलेक्शन हुए थे, 30 साल बाद जो है वो बहुमत की सरकार आई थी 2014 के अंदर। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। बीजेपी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अब ये आ जाते हैं। एक मैंने आपको बताया यूपीए, और एक है बताया एनडीए। एनडीए क्या होता है सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये जो गठबंधन है 1998 में बनाया गया था। और ये गठबंधन क्या था, इसके अंदर जो मुख्य पार्टी थी ना, गठबंधन पता ही है ना आपको, बहुत सारी पार्टी मिलकर एक जब वो बनाती है, सरकार बनाने के लिए साथ आती है, तो उसको गठबंधन कहते हैं। तो एनडीए जो अलायंस था ना, उसकी जो मुख्य पार्टी थी वो थी बीजेपी। जो यूपीए का अलायंस था उसकी जो मुख्य पार्टी थी वो थी अ, कौन सी, अपनी कांग्रेस। ये याद रखना। ठीक है। और ये जो हमारा आया था ना, ये हमारा यूपीए, ये आया था 2004 में। ठीक है जी। ये बात याद रखना, 2004 के अंदर सबसे पहला यूपीए फर्स्ट जो है वो 2004 के अंदर आया था, मैंने ये लिखवाया भी होगा। अ, एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, वो तो आपको समझ आ गया ना कि 2004 के अंदर जो है वो यूपीए की सरकार वगैरह बनी थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी। और इसमें मेन पार्टी जो थी कांग्रेस, मैं आपको बता चुका हूँ। और बेसिकली बीजेपी, और जब यूपीए यानी एनडीए और यूपीए यानी इन दोनों में जब लड़ाई हुई थी 2004 के अंदर, तो जीता कौन था, यूपीए। यही बात लिखा है कि राज का मतलब ये है सिर्फ रा ज ग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं है, राजगा का मतलब है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उसको हराकर ही बेसिकली यूपीए ने अपनी सरकार वगैरह बनाई थी, और इसके प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह हुए थे। और जीत तो गई थी कांग्रेस बेसिकली यूपीए से, बट इनके बीच में यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और एनडीए के बीच में बहुत ही कम प्रतिशत का अंतर था वोटों में। ठीक है। अब बात करते हैं यूपीए।
तो यूपीए के गठबंधन 1998 में बना था। इसमें जो मुख्य पार्टी थी वो तो बीजेपी थी, आपको पता ही है, और वो एआईडीएमके पार्टी के सपोर्ट से बनी थी। एआईडीएमके मैं आपको बता दूं कौन सी पार्टी है। ये जो पार्टी है साउथ इंडिया तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और इसकी मुख्य उपलब्धि मानी जाती है कि 1998 के अंदर जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना, वो 1998 के अंदर एनडीए की सरकार के अंडर ही हुआ था, और 1999 में भी जो पुनः चुनाव जीतने का प्रयास में भी वो सफल हो पाए थे, और 2004 तक इनकी सरकार वगैरह रही थी। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। सारे के सारे क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। मेरे को पता है कि मैक्सिमम बच्चों को ज़्यादा दिक्कत किस में आई होगी, वो आई होगी ये वाले क्वेश्चन में, गठबंधन वाले क्वेश्चन में, और ये बीजेपी वाले क्वेश्चन में। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पीडीएफ के अंदर। जो भी क्वेश्चन है ना, आपको रट लेना है अच्छे से। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो मेरे को बताना, डोंट वरी, मैं लाइव लेके दोबारा से समझा दूंगा अगर कोई भी दिक्कत आए तो। ठीक है। चलो जी। आई होप ये क्लियर हो गया हो। बाकी कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइव आ जाना भरत खोरवाल वाले चैनल पे, वहीं पर सारी की सारी चीज़ें जो है वो एमसीक्यू वगैरह जो है वो हम डिस्कस वगैरह करेंगे। ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।